तो स्टूडेंट्स आईएमसी का जो आज का अपना ई लेक्चर का सेशन है वो अपन शुरू कर रहे हैं अंडर क्रिएटिव स्ट्रेटजी यूनिट नंबर 3। टॉपिक का जो नाम है क्रिएटिव टैक्टिक्स या क्रिएटिव स्ट्रेटजी फॉर प्रिंट एडवर्टाइजमेंट। देखिए, नॉर्मली जो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट है वो आजकल मार्केट में अब भी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रिंट या ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल मार्केट से आउट हो गए, क्योंकि मास मीडिया की हम बात करते हैं और थोड़ा सा हम सोचते हैं कि कॉस्ट पर हम ध्यान दे रहे हैं, तो प्रिंट मीडिया हमारे पास बेस्ट ऑप्शन हमारे को नज़र आता है। तो हमें ये देखना है कि यदि हम प्रिंट एडवर्टाइजमेंट यूज़ करते हैं, कोई मार्केटर प्रिंट एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर रहा है, तो उसको क्या टैक्टिक्स स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो ये हमारा जो लेक्चर है वो 21 है, यूनिट नंबर 3 का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडलाइन। आप लोग जब भी आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो सबसे पहली नज़र आपकी हेडलाइंस पे आती है। यदि आप ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें भी लिखा आता है ब्रेकिंग न्यूज़, आज के मुख्य समाचार, हेडलाइंस, टुडे। तो ऐसे कौन कौन से मेन इवेंट तो है हेडलाइन में हम कवर करते हैं, वो एस्पेक्ट जो हमारे लिए पॉइंट है सबसे बड़ा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की तरफ। तो हम ये पहले कुछ समझ लेते हैं टैक्टिक्स या कुछ रिसर्च फैक्ट्स हमारे नज़र में आते हैं कि मैक्सिमम 22% लोग जो हैं, जब भी वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो हेडलाइंस को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसके अंदर के मैटर को पढ़ना पसंद करते हैं। दूसरा, यदि आप लंबी हेडलाइंस को लिखते हैं, देखते हैं, तो आपका इम्पैक्ट कम नज़र आता है, और यदि आप शॉर्ट हेडलाइंस को लिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र आता है। कई बार हेडलाइंस अगर हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आता हेडलाइन से कि हमारा प्रोडक्ट या जिस प्रोडक्ट के बारे में आपने हेडलाइंस बनाई हैं वो उस चीज़ से रिलेट कर रही है या नहीं कर रही है। और ये भी देखा गया कि ऐसे जो हेडलाइंस बनते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करते, तो 20% कस्टमर्स क्या हैं, ज़रूरत पड़ने पे जब उनको कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना होता है तो उस वक्त वो इस हेडलाइन को भूल जाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते। तो हेडलाइन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टैक्टिक है अंडर द क्रिएटिव स्ट्रेटजी, क्योंकि हम यहाँ पे कस्टमर के माइंड में अपनी पॉइंट को रिकॉल कराना चाह रहे हैं बार बार, कि जब भी वो किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाह रहा हो और यदि वो प्रोडक्ट हमारे से रिलेट करता है तो हमारी हेडलाइन क्या होनी चाहिए ताकि उसको वो तुरंत रिकॉल हो जाए। तो हेडलाइन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट पे टैक्टिक पे स्टैंड है। दूसरा आता है आपका इलस्ट्रेशन एंड फोटोग्राफी। इलस्ट्रेशंस क्यों इम्पोर्टेंट है? यदि आपका कोई रिमार्केबल आइडिया नहीं है, ना ही आपने कोई अच्छी फ़ोटो खींची है, तो आपको कौन याद रखेगा। आजकल एडवर्टाइजमेंट में देखिए फ़ोटो इमेजेस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने लग गए। अगर आपने ऐसी फ़ोटो अपने एडवर्टाइजमेंट में दी जिसको देख के आपके रीडर के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है, तो डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट को रिकॉल करेगा। आपके पास यदि कोई स्टोरी नहीं है, आपने कोई पिक्चर इमेज लिख के उस पर कोई राइटअप तैयार नहीं किया है, तो आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में पोजीशन नहीं कर पाएंगे। कई सारे फोटोग्राफ्स जो होते हैं वो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सिर्फ फ़ोटो की वजह से लोग आपकी मैटर, आपके आर्टिकल को, आपकी स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आपका जो राइटअप मटेरियल है, जो आपकी फ़ोटोग्राफ है, वो यदि सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो कस्टमर के माइंड में वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। कभी भी ऐसा मत करिए कि आप पिक्चर में साइजेस या पिक्चर का साइज़ बहुत बड़ा रखिए। देखिए, बहुत बड़ा साइज़ अगर होगा तो कस्टमर उस चीज़ को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, है ना। और कलर्स जब भी आप अपनी फ़ोटोग्राफ में रखें तो ऐसे रखिए जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, ना कि उसको उस चीज़ से उनको प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है। देन आता है आपका बॉडी कॉपी। बॉडी कॉपी के अंदर आप इस चीज़ को लेके चल सकते हैं कि जो भी आप लिख रहे हैं वो हर एक शब्द आप अपने रीडर यानी कस्टमर के बिहाफ पे लिख रहे हैं, और आपका क्लाइंट उस चीज़ की आपको परमिशन दे रहा है लिखने के लिए, क्योंकि हम लोग एक जैसी सोच रखते हैं, वी आर द ह्यूमन बींग्स। तो यदि आप एज ए कस्टमर अपने राइटअप को लिख रहे हैं कि आप कौन सा आर्टिकल पसंद करते देखना या पढ़ना,
तो आप ज़्यादा अच्छा मैटर लिख पाएंगे। अंडर द बॉडी कॉपी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको रिमूव करने चाहिए। आर्टिकल जितना अगर शॉर्ट है और जितना इम्प्रेसिव होगा, कस्टमर उसको ज़्यादा जल्दी पढ़ेगा, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएगा। और यदि आर्टिकल बहुत लेंदी है तो कस्टमर उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करेगा। जो वर्ड्स लिखते हैं बॉडी कॉपी में वो होने चाहिए जो नॉर्मली कस्टमर डेली यूज़ में बातें करता हो, सुनता हो, समझ सकता हो। जब आप न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइजमेंट दें तो अपने कस्टमर या रीडर को इस बात के बारे में ज़रूर बताएं कि आप किस प्रोडक्ट और आपके प्रोडक्ट के में स्पेसिफिकेशन क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में आप उसको ज़रूर एक बार तरीके से अवेयर कर दें। अवॉइड एनालॉजीज, ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करिए जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन क्रिएट हो सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि अवर प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो बेस्ट इन द वर्ल्ड में आपको आपका कस्टमर जो है वो क्या करेगा, इतना जल्दी कन्विंस नहीं होगा। यदि आप यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से कैसे सुपीरियर है, कैसे अच्छा है, तो वो जल्दी इसको पढ़ लेगा। और यदि आप ये लिखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो भी वो पढ़ेगा, पर बेस्ट के कंडीशन में वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करेगा। और यदि आप अपने टेस्ट कॉपी के साथ कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगा सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, तो इट इज़ वेल एंड गुड। देन आता है आपका लेआउट। लेआउट को हम यहाँ पे समझ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ किस का मतलब क्या है, कीप इट सिंपल, नॉट स्टूपिड, रीडर्स लुक फर्स्ट एट द इलस्ट्रेशन देन इन द हेडलाइन। तो कई बार क्या है कि रीडर्स हेडलाइन के मुकाबले में, जैसे हमने कहा कि 22% रीडर जो हेडलाइन पढ़ते हैं, पर इसमें अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है, कुछ लोग सिर्फ इमेज देखते हैं फिर हेडलाइन पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ आया। तो आप मैटर इस तरीके से पब्लिश कराएं ताकि कस्टमर की नज़र आपकी फ़ोटोग्राफी, आपके एग्जाम्पल के साथ साथ हेडलाइन पे भी पड़े। देन ऑन द एवरेज, यदि आप हेडलाइन को अपने इलस्ट्रेशन के नीचे रखते हैं तो मोर देन 10% पीपल्स जो है आपके हेडलाइंस को पढ़ेंगे और कई बार वो आपके इमेजेस को देख के आपके मैटर को समझने की कोशिश करेंगे। देन वी यूज़ पोस्टर्स। पोस्टर्स क्या कहते हैं कि जब भी आप पोस्टर्स यूज़ करते हैं इन द न्यूज़पेपर तो उसमें आर्टिकल्स मत छापिए, कस्टमर या रीडर को क्या करिए, सिर्फ पिक्चर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए छोड़ दीजिए। पोस्टर्स जितना बड़ा पॉसिबल हो सके यूज़ करिए। उसमें यदि आपकी कंपनी का नेम, आपका ब्रांड नेम अगर विजिबल है तो कोशिश करिए वो डार्क हो, बड़ा हो और फॉन्ट साइज़ उसका बड़ा होना चाहिए। कलर्स का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए और जो डिज़ाइन होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि कस्टमर्स को एक बार में ही पढ़ के वो चीज़ समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी टैक्टिक्स हैं जब हम टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो हमें यूज़ करनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमने कई बार कमर्शियल्स देखे हैं वेट लूज़ करने के, और कई बार कमर्शियल्स क्या यूज़ करते हैं कि यदि आप ये फार्मूला, ये प्रोडक्ट हमारा खाएंगे तो हमारा जो आपका वेट है वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो हमें इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है वर्ड चॉइस। हमें वर्ड्स को पकड़ना पड़ेगा। वर्ड्स का मतलब यह है कस्टमर किस चीज़ को सुनना चाह रहा है। तो अगर हमारा प्रोडक्ट है वेट लॉस तो हमें इस वेट लॉस को शब्द को यूज़ करना पड़ेगा अंडर द कमर्शियल्स, क्योंकि कस्टमर वेट लॉस प्रोग्राम को देखना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है। बहुत से लोग हैं मोटे जिनको ये प्रोडक्ट समझ में आता है वेट लॉस, तो वेट लॉस प्रोडक्ट को सुन के क्या करेंगे, वो इस चीज़ कमर्शियल को देखेंगे। दूसरा आता है अपीलिंग द विजुअल्स। तो आपके जो ये वीडियो आप दिखा रहे हैं, जो पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं, जो एक्टर्स आपके सामने आ रहे हैं, जिस विजुअल्स को, वीडियोस को आप यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी अपीलिंग। वो कोई ना कोई अपील करता हुआ होना चाहिए, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे वो मॉडल्स हों, चाहे आपने कुछ भी दिखाया हो, चाहे फैंटेसी यूज़ कर रहे हो, चाहे आप एक ड्रीम वर्ल्ड दिखा रहे हो,
तो अपने जो आपको जो मैसेज आप डिलीवर करेंगे उसके अंदर आपको इन वीडियोस को भी शो करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को अपील करना चाह रहे हैं। अब इसी में आता है आपका स्लोगन्स, म्यूज़िक एंड जिंगल्स। देखिए, हमने कई सारे ऐसे जिंगल्स हैं जो आप टेलीविज़न्स पे देखते हैं, स्लोगन्स हम देखते हैं, म्यूज़िकल स्क्रिप्ट्स हम देखते हैं। जैसे एयरटेल की थीम हमें याद है, एयरटेल की रिंगटोन बनी तो वो मार्केट में सडनली बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी। निरमा का वॉशिंग पाउडर, निरमा का जो सिंगिंग सॉन्ग है वो आज भी बहुत ज़्यादा मार्केट में चलता है। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स थे जिन्होंने इस म्यूज़िक जिंगल्स के थ्रू अपने आप को एक मार्केट में पहचान बनाई। तो वी कैन यूज़ आल्सो इन द फॉर्म ऑफ जिंगल्स एंड म्यूजिक्स। लाउड वॉल्यूम, है ना, जब आपका टेलीविज़न पे पहली बार ऐड आए तो इस तरह से आना चाहिए इन द लाउड वॉल्यूम कि कस्टमर उसको तुरंत रिएक्ट करे, क्यूरियोसिटी के साथ देखे कि यार ये एडवर्टाइजमेंट मैंने पहली बार देखा है। तो इस तरीके से अप्रोच वाला एडवर्टाइजमेंट आपको फर्स्ट टाइम अपने कमर्शियल्स में थ्रू दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही यदि आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, वी कैन यूज़ वेब डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन का मतलब है कि आपकी वेबसाइट जो होगी वो किस तरीके से होगी, आपका होम लाइन क्या है, आपके पोटेंशियल कौन से कस्टमर्स हैं, आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, और हम अपने इसके अंदर सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं अंडर द वेबसाइट। ऐसा ही अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग किस बात का ख्याल रखते हैं, कीवर्ड्स का, जो कस्टमर नॉर्मली ख़रीदता है, जैसे बाय, चॉइस, अदर वर्ड्स। जैसे हमने देखा गूगल पे हम सर्च करते हैं तो ऐसे बहुत से कीवर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा अपने एडवर्टाइजमेंट में जब हम ऑनलाइन कर रहे हैं कि कस्टमर कौन से पर्टिकुलर वर्ड्स को सर्च करना शुरू करता है और बार बार उसको सर्च करता रहता है। ऐसा ही PPC यानी पे पर क्लिक। पे पर क्लिक क्या आता है, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट मॉडल है जो कि आपको अलाउ करता है आपका एडवर्टाइजमेंट ऑन द सर्च इंजन। जैसे हम देखते हैं कि यदि हम कई सारे वेबसाइट ऐसे होते हैं जहाँ पे हम सर्च इंजन में जब क्लिक करते हैं तो हमें सबसे पहले सर्च करते ही एक ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट दिखा हुआ एक कंपनी का आता है। तो ये तो हमें मालूम है कि वो कीवर्ड से हमें सर्च हो जाएगा, पर उसका कंटेंट, उस एडवर्टाइजमेंट को बार बार देखने वाले लोग से हमें क्या पता चलता है, पे पर क्लिक। जितनी बार उस वर्ड पे क्लिक हुआ उतनी बार हमें कस्टमर यानी हमें अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ये हमें उस एडवर्टाइजमेंट से पता लग जाता है। ऐसे ही आता है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया है मतलब आपका फेसबुक पे आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ट्विटर पे आप क्या अप्रोच करना है, इंस्टाग्राम पे आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो आजकल जो ये सोशल मीडिया साइट्स हैं बहुत बड़ा मीडियम है आपके लिए एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करने का। और तो जितना बड़ा मीडियम है उतनी ज़्यादा टैक्टिक्स और क्रिएटिव स्ट्रेटेजी हमें यूज़ करनी है। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, जैसे आप जो एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं वो कौन से डेमोग्राफिक फैक्टर है, कस्टमर का की एज क्या है, क्या उसका इनकम ग्रुप है, कौन सी लोकेशन पे वो अवेलेबल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट को और वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सम क्रिएटिविटी। देन आता है आपका टैक्टिक्स फॉर कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में भी क्या है, हम इनडायरेक्टली एडवर्टाइज़ करते हैं एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को अप्रोच करने के लिए। जैसे हम उसको पैम्पलेट्स भेज रहे हैं, हम उसको लेटर्स भेज रहे हैं, हम उसको ईमेल्स के थ्रू भेज रहे हैं। तो हम यहाँ पे उनको ब्लॉग्स भेज सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, हम उनको पिक्चर सेंड डायरेक्टली कर सकते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ पोस्ट कार्ड हम उनको टेम्पलेट्स भेज सकते हैं, अपने कंपनी के ब्रोशर्स हम उनको सेंड कर सकते हैं, कैटलॉग्स भेज सकते हैं। तो हम इस तरह से अपने आप को क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइज़ कर सकते हैं इन द कंटेंट मार्केटिंग। देन आता है आपका ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग जो है थोड़ा सा पुराना फॉर्म है और ये डिजिटल मार्केटिंग में बहुत स्टार्टिंग फेज़ में आ गया था। तो वेबसाइट ज़माना शुरू हुआ था और ईमेल शुरू हुए थे। तो ईमेल्स के थ्रू क्या आ रहा था, कंपनीज जो भी ईमेल्स था उसके अंदर, तो वो टैक्टिक यूज़ कर रही थी ईमेल के थ्रू। जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है तो मैं अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, ईमेल कर रहा हूँ। आज भी आपके पास कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते होंगे जिनकी ईमेल्स आपके पास आते हैं और वो आपको अप्रोच करते हैं टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, और आप कई बार उनको स्पैम मेल में डाल देते हैं और कुछ वो डायरेक्टली स्पैम में चली जाती हैं।
सो आई होप कि आपको आज का कंटेंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।